गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक का, और वो है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला केमिकल भी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल। बच्चों, किसी देश की इकोनॉमी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना H2SO4 प्रोड्यूस करता है। इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। किसी देश की इकोनॉमी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना H2SO4 प्रोड्यूस करता है। अगर वो ज्यादा H2SO4 प्रोड्यूस करता है तो उसकी इकोनॉमी ज्यादा है, अगर वो कम H2SO4 प्रोड्यूस करता है तो उसकी इकोनॉमी कम है। तो इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। मतलब किसी कंट्री के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला केमिकल कौन सा है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट करा दूं। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है उस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगर आप लार्ज स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है बच्चों। किस प्रोसेस से H2SO4 को बनाया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है बच्चों। H2SO4 की जो प्रिपरेशन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। अब जरा मैं आपको बता दूं, अगर आप HNO3 की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो ओसवाल्ड प्रोसेस से है। वो ओसवाल्ड प्रोसेस से है। अगर आप HNO3 की बात करते हैं तो वो ओसवाल्ड प्रोसेस से है। अगर आप H2SO4 की बात करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से है। अगर आप क्लोरीन की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो डेकन्स प्रोसेस से है। और अगर आप NH3 की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो हेबर्स प्रोसेस से है। बच्चों, H2SO4 की प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से है, HNO3 की प्रिपरेशन ओसवाल्ड प्रोसेस से है, Cl2 की प्रिपरेशन डेकन्स प्रोसेस से है, और अमोनिया की प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस से। आप चाहें तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें कॉपी में। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप तभी जीत पाएंगे जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। बच्चों, इसको बार बार आप मन से पढ़ेंगे, मन से याद करेंगे, तभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जीत पाएंगे, वरना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप हार जाएंगे। इसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, लिख लिख कर पढ़ना पड़ता है बच्चों, वरना इनकी रिएक्शन याद नहीं होती। तो ओसवाल्ड प्रोसेस के बारे में आप समझो। HNO3 की प्रिपरेशन है, Cl2 की जो प्रिपरेशन है वो डेकन्स प्रोसेस, NH3 की जो प्रिपरेशन है वो हेबर्स प्रोसेस, और H2SO4 की जो प्रिपरेशन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। अब आप समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से कि H2SO4 की प्रिपरेशन होती कैसे है। तो बच्चों, जो H2SO4 की प्रिपरेशन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो स्टेप 1 है उसमें हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में पहले मैं एक और चीज बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से ना। H2SO4 की 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, एक तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक इसका डिहाइड्रेटिंग, बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है। कहीं पर भी पानी मिलेगा उसको पी जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है वाटर के लिए, पानी को पी जाता है। एक और बच्चा, इसकी नॉन वॉलेटिलिटी के कारण, इसका नॉन वॉलेटिलिटी के कारण, लो वॉलेटिलिटी के कारण, नॉन वॉलेटिलिटी के कारण ये HCl, HNO3 या फिर HF की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। इसकी लो वॉलेटिलिटी लिख लेते हैं। इसका लो वॉलेटाइल नेचर होने के कारण इसको HCl, HNO3 और HF की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। इसकी लो वॉलेटिलिटी के कारण इसको HCl, HNO3 और उसमें भी यूज किया जाता है प्रिपरेशन में ना, इनकी प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो इसके 3 नेचर हैं। तो अगर आप H2SO4 के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, एक इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और एक इसकी लो वॉलेटिलिटी के कारण ये HCl, HNO3 और HF की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। अब बात आती है ये किंग ऑफ केमिकल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सो एसिड है, सल्फर का ना। अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अगर हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला स्टेप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आता है कि हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर।
हम सल्फर को बर्न करते हैं इन एयर, इट विल फॉर्म SO2। बच्चों हम सल्फर को बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो ये क्या बना लेता है, SO2 बना लेता है। सल्फर को बर्न कर दो एयर में, SO2 बना लेगा। बच्चों इस SO2 के अंदर इम्प्यूरिटीज होती हैं, इस SO2 के अंदर इम्प्यूरिटीज होती हैं। इन इम्प्यूरिटीज में एक आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी भी होती है, एनसीईआरटी बताती है, 1 to 1 लाइन पढ़ना है। आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज भी होती है, इसको हम वॉश कर देते हैं, वाटर से वॉश कर देते हैं, इम्प्यूरिटीज को वॉश कर देते हैं वाटर से। इम्प्यूरिटीज आर वॉश्ड बाय वाटर, है ना, इम्प्यूरिटीज आर वॉश्ड बाय वाटर। अब वाटर से वॉश कर दिया है, तो बच्चों अब इसको ड्राई करने के लिए, इस SO2 को ड्राई करने के लिए, इस SO2 को ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, पानी को सोख लेता है, पानी पी जाता है, तो SO2 क्या हो गई, ड्राई हो गई। तो पहला स्टेप पे आ रही है। तो पहला स्टेप बहुत आसान है। इस पहला स्टेप में ये कहानी है कि सल्फर को आप बर्न कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो SO2 बनाएगा, जो उसके अंदर इंप्यूरिटीज होंगी उनको हम वॉश कर देंगे, और वो इंप्यूरिटी आर्सेनिक की इंप्यूरिटी भी होगी, तो उसे किससे वॉश कर देंगे बच्चों, वाटर से वॉश कर देंगे, वॉश कर देंगे वाटर से। और वॉश करने के बाद इस SO2 को ड्राई करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सहारा लेंगे, इससे ये ड्राई हो जाएगी SO2। अब इस SO2 को हम कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करेंगे, इस SO2 को हम लोग कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करेंगे। बच्चों इस SO2 को हम लोग कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करेंगे, मेरी बात सुनना, इस SO2 को हम कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज, SO2 catalytically oxidized by वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना बच्चों। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मैं आपको बता दूं, 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, कितनी हीट रिलीज होती है, -196.6 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। अगर इस रिएक्शन को मुझे फॉरवर्ड ले जाना हो, जितना ज्यादा SO3 बनेगा उतना ज्यादा H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग होगी। SO3 जितना ज्यादा बनेगा, तो SO3 बनाने के लिए रिएक्शन को हमें किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, SO3 को बनाने के लिए रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। SO3 को बनाने के लिए हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा SO3 बनाना है, तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा रिएक्शन को। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर प्रिंसिपल, फेवरेबल कंडीशन जो होगी अकॉर्डिंग टू द लीच-एटलियर प्रिंसिपल, बच्चों ये सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर इसको देंगे तो आप इसे हीट एनर्जी देंगे, और ये सिस्टम तो अपनी एनर्जी कम कर रहा है, तो इसकी फेवरेबल की कंडीशन क्या होगी, लो टेम्परेचर। बात समझ में आई नहीं है समझ में? चलो मैं फिर से सिखाता हूँ बच्चों। ये सिस्टम अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर आप इसे टेम्परेचर देंगे तो आप इसे एनर्जी दे रहे हो, तो इसके फेवर की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि ये तो अपनी एनर्जी क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। तो इसके फेवर की कंडीशन क्या होगी अगर आप टेम्परेचर कम कर दें। एनसीईआरटी बताती है लो टेम्परेचर मतलब 720 केल्विन। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर होती है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर होती है। अब मुझे एक चीज बताओ, किस साइड के मोल्स ज्यादा, रिएक्टेंट साइड के मोल्स ज्यादा, 3 मोल है। यहाँ कितने मोल है, 2 मोल है। यहाँ कितने मोल है, 3 मोल है। यहाँ कितने मोल है, 2 मोल है। 3 मोल जहां है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां मोल्स 3 है वहां प्रेशर ज्यादा, जहां मोल्स 2 है वहां प्रेशर कम। 3 मोल की साइड प्रेशर ज्यादा, 2 मोल की साइड प्रेशर कम। 3 मोल की साइड प्रेशर ज्यादा, 2 मोल की साइड प्रेशर कम। लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाता है जहां प्रेशर कम हो। तो अगर इस साइड कितना प्रेशर है बच्चों, 3, इस साइड 3 मोल है तो प्रेशर ज्यादा, इस साइड प्रेशर कम है, तो मुझे इक्विलिब्रियम को प्रेशर कम वाले साइड पे शिफ्ट करना है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर। तो अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा SO3 बनाना है तो मेरी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना वरना रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर
क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3। या फिर आप अगर आपको मैक्सिमाइज करना है यील्ड ऑफ SO3 तो बताइए फेवरेबल कंडीशन क्या है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3, या उसके मैक्सिमाइज कैसे करें यील्ड ऑफ SO3। फेवरेबल कंडीशन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ये एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें। यहां तक कि मेरी बात समझ में आ गई है। तो H2SO4 की जो प्रिपरेशन है बच्चों वो कांटेक्ट प्रोसेस से होती है। H2SO4 की जो प्रिपरेशन है वो कांटेक्ट प्रोसेस से होती है। SO2 जो है वो कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं। यहाँ हम सल्फर को बर्न करते हैं, बर्न करने पर SO2 बनाते हैं। उस SO2 के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उनको हम वॉश करते हैं वाटर से। इसको ड्राई करने के लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का सहारा लेते हैं जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हमें ड्राई SO2 मिल जाती है। इस ड्राई SO2 को हम कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा। तो 2SO2 + O2 gives 2SO3। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड होता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू -196.6 होती है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, तो फेवरेबल कंडीशन हो गई लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो ज्यादा से ज्यादा SO3 बनेगी। ज्यादा से ज्यादा SO3 बनेगी। अब बच्चों हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम SO3 को डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट कराकर H2SO4 नहीं बनाते। हम SO3 को डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्ट कराकर H2SO4 की फॉर्मेशन नहीं करते। आप बोलेंगे क्यों, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगर एक्सोथर्मिक होगी तो H2SO4 स्प्लैश आउट होगा, स्प्लैश आउट होगा और आपके ऊपर गिर गया तो वो आपको जला देगा। भाई SO3 की रिएक्शन वाटर के साथ हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इस H2SO4 स्प्लैश आउट होगा, स्प्लैश आउट होगा तो वो क्या कर देगा, आपको जला देगा, जला देगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसीलिए हम SO3 की रिएक्शन H2O से नहीं कराते। दूसरा, जो हम जिन चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन कराते हैं उसमें धुआं सा हो जाएगा, धुआं सा हो जाएगा, पूरा चैम्बर खराब हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा उसके अंदर, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, फॉग टाइप का हो जाता है कुछ उस चैम्बर के अंदर। इसीलिए हम इस रिएक्शन का सहारा नहीं लेते। SO3 को H2O के साथ रिएक्ट करा के हम H2SO4 नहीं बनाते हैं। SO3 को H2O के साथ रिएक्ट करके हम H2SO4 नहीं बनाते हैं बच्चों, इस बात के लिए। तो फिर हम H2SO4 कैसे बनाते हैं, फिर हम H2SO4 कैसे बनाते हैं, हम इस SO3 को एब्जॉर्ब कराते हैं H2SO4 के अंदर, एब्जॉर्ब कराते हैं किसके अंदर बच्चों, H2SO4 के अंदर। SO3 is absorbed in concentrated H2SO4 बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SO3 प्लस concentrated H2SO4 ओलियम बनाता है बच्चों, ओलियम बनाता है। आपने अच्छी तरह पढ़ा, इसका नाम ओलियम बनाता है। इसका एक और नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बेटा इसका नाम है। SO3 की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 से कर दूं तो ये H2S2O7 बनाता है जिसको हम ओलियम कहते हैं बच्चों। ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है इसका नाम, इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है बच्चों, इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है बच्चों। H2S2O7 बनाता है ओलियम, इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है। और इस फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया हमारा स्टेप 3। बच्चों आप समझ रहे हैं ना स्टेप 3 कैसे करा हमने। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने सल्फर को बर्न किया, SO2 बनाया, सल्फर को बर्न करने पर SO2 बनाया। उस SO2 को अंदर जो भी इंप्यूरिटीज थी, चाहे वो आर्सेनिक की इंप्यूरिटी थी या अदर इंप्यूरिटीज थी, हमने उसको वॉश किया, और उसको वॉश किया, वाटर से वॉश किया। फिर उस SO2 को ड्राई करने के लिए हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास किया। तो उसने क्या किया, H2SO4 ने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा पानी पी लेता है वो। H2SO4 ने उसको ड्राई कर दिया, ड्राई SO2 को हमने कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज कराया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से SO3 बनाया। SO3 की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने एक फेवरेबल कंडीशन लगाई, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर हमने उस SO3 को एब्जॉर्ब कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 में, हमने ओलियम बनाया। फिर इस ओलियम का स्टेप 4 में डाइल्यूशन कर देंगे बच्चों,
फिर इस ओलियम का डाइल्यूशन कर देंगे, इस ओलियम का डाइल्यूशन कर देंगे बच्चों, इस ओलियम का डाइल्यूशन कर देंगे। इस ओलियम का डाइल्यूशन करने पर H2S2O7 के डाइल्यूशन करने पर हमें मिलेगा H2SO4, और ये H2SO4 96 to 98% प्योर होता है, 96 to 98% प्योर होता है। तो 4 स्टेप की इसकी प्रिपरेशन है, जिस प्रिपरेशन को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है बच्चों। हमारे लैब में एक चीज लिखी होती है कि अगर आप H2SO4 को डाइल्यूट करना चाहते हैं, अगर आप H2SO4 के कंसंट्रेशन को क्या करना चाहते हैं बच्चों, डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो H2SO4 के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 को वाटर में मिलाना पड़ेगा, ना कि वाटर को H2SO4 में। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, H2SO4 को वाटर में मिलाया जाता है, ना कि वाटर को H2SO4 में, क्योंकि अगर आप वाटर को H2SO4 में मिलाएंगे ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, और अगर ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी तो H2SO4 स्प्लैश आउट हो जाएगा, H2SO4 स्प्लैश आउट हो जाएगा, आपको जला देगा। इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा लैब में। तो हम लोग H2SO4 को डाइल्यूट करने के लिए हम H2SO4 को पानी में मिलाते हैं, ना कि वाटर को H2SO4 में मिलाते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण H2SO4 स्प्लैश आउट हो जाएगा। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। पहले आप इसको पूरा अच्छे से समझ लें। तो H2SO4 बेटा, एक H2SO4 की जो प्रिपरेशन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से है, और H2SO4 की अगर प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप है। सबसे पहले हम सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, SO2 बनाते हैं, फिर उस SO2 को हम लोग कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं तो SO3 बनाते हैं, फिर उस SO3 को हम एब्जॉर्ब कराते हैं H2SO4 के अंदर, हम ओलियम बनाते हैं, फिर उस ओलियम का हम डाइल्यूशन करते हैं तो H2SO4 बनाते हैं। अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 के अंदर 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक उसका डिहाइड्रेटिंग नेचर, और एक उसके लो वॉलेटिलिटी के कारण वो HF, HCl और आपका HNO3 की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। दूसरी, वाटर के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है। अगर आप H2SO4 को वाटर के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसीलिए अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना होता है तो हम H2SO4 को वाटर में मिलाते हैं, ना कि वाटर को H2SO4 में। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो H2SO4 स्प्लैश आउट हो जाएगा, H2SO4 स्प्लैश आउट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे बच्चों। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं H2SO4 की, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो H2SO4 एक कलरलेस, ऑयली लिक्विड है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो बच्चों 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या पर ml होती है। एक कलरलेस ऑयली विस्कस लिक्विड है बच्चों, एक कलरलेस ऑयली विस्कस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml होती है। आपने इतना पॉइंट अगर नोट कर लिया हो बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके पीछे रीजन है एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है बच्चों तो आपको अच्छी तरह मालूम है जो वॉलेटाइल नेचर होगा इसका वो कम होगा, इसीलिए इसका लो वॉलेटिलिटी होती है। अब एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आप समझिए इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है।
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, फिर इस तरीके से एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच। तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई अगर मैं आपको दूसरे कलर से बताऊं तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो दिस बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण इसका लो वोलेटाइल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? लो वोलेटाइल नेचर होता है। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, नोट कर ले सकते। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब जरा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं जो 3 चीजें बता दूं वो बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम इसके बात करें, सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, है ना। कौन से नेचर की बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है? अगर हम कार्बन को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दें तो ये कार्बन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में, खुद को रिड्यूस कर लेता है SO2 में, साथ में वाटर। ठीक है। दूसरा, अगर ये कॉपर को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये बना लेता है CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। तीसरा बच्चों, अगर मैं सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये बना लेता है SO2 प्लस वाटर। तो ये तो इसके 3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। बच्चों मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर HNO3 का होता है, देन H2SO4 का होता है, पर H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता, नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करूं तो HNO3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, देन H2SO4, H3PO4 शो नहीं करता। मतलब H3PO4 कैसे मालूम चला आपको? आपको ये कैसे मालूम चला कि ये शो नहीं करता है? आपको मैं बता दूं, आप इसको सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? I-, ये उस तक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ये उस तक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है H3PO4। तो के अगर आप मान लो H3PO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता तो I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है I-, ये इसको भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो अगर आप Ki की रिएक्शन H3PO4 से करा देंगे तो ये क्या बना लेता है बच्चों? Hi बना लेता है, साथ में KH2PO4 बना लेता है। मतलब ये I- तक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। मतलब ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता, क्योंकि अगर आप I- को ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर आप I- को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? I2 में कन्वर्ट होता है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। Ki में I- तक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता है। ये भी बात आपके समझ में आ गई है मुझे लग रहा है। अब बच्चों मेरी बात समझो, अगर हम इसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से पानी निकाल ले जाता है, पानी पी जाता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से पानी पी जाता है बच्चों। ये इतना अच्छा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है
कि वाटर के लिए इतनी ज़्यादा अफिनिटी रखता है कि वाटर अगर कहीं दिख जाए तो ये पूरा पानी खा पी के बराबर कर देता है। जैसे अगर आप मान लो सुक्रोज ले लो आप, C12H22O11 ऐसे भी लिख सकते हैं ना सुक्रोज को। और अगर आप इसकी रिएक्शन काउंट H2SO4 से करा देते हैं तो इस केस में कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। और वो क्या करता है, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है तो वो इसका पूरा पानी पी जाता है। तो यहाँ क्या रह जाएगा बताओ, 12 कार्बन रह जाएगा और 11 H2O रह जाएगा। पूरा का पूरा पानी, आप H2O ना दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 कार्बन रह जाएगा, मतलब कुछ ब्लैक सा रह जाएगा। तो अगर आप सुक्रोज के सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं तो वो पूरे का पूरा पानी पी जाएगा, नीचे कार्बन रह जाएगा और कार्बन रह जाने के कारण उसका कलर ब्लैक आ जाएगा। सुना ध्यान से। एक और अगर हम बात करें, ये ले लिया बेटा मैंने फॉर्मिक एसिड HCOOH है ना, ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों। और अगर मैं फॉर्मिक एसिड में से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दूं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल ले जाएगा। तो क्या रह जाएगा जरा मुझे बताओ, CO रह जाएगा। तो आपने इसकी दो प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एक इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट नेचर और एक ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। समझ में आ गया। HNO3 से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, HNO3 ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन H2SO4। और H3PO4 तो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ लिया और एक हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ लिया है ना। तसल्ली से पढ़ लिया, बिल्कुल बहुत आसान है बच्चों। आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा, इस H2SO4 का ऑक्सो एसिड का डायग्राम नहीं पढ़ा था आपने। H2SO4 के ऑक्सो एसिड का डायग्राम पढ़ा था आपने, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH है ना। कैसा नेचर होता है बच्चों, डाइबेसिक नेचर होता है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इसके अंदर, +6 होती है। अगर मैं इसमें से दोनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हटा दूं, दो OH ग्रुप हैं तो दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस बनेगा। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, उससे बनने वाला आयन सल्फेट आयन कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी अगर मैं आप डिस्कस करना चाहें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं वो सारे डी पाई पी पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब अगर इसके अंदर मैं आपसे पूछूं तो हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। अब बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ H2SO4 में, कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि H2SO4 का मेटा ऑक्सो एसिड बनेगा, तो अगर आप इसमें से H2O निकाल देते हो तो ये SO3 बन जाता है। और SO3 तो एक ऑक्साइड है, ऑक्सो एसिड तो है ही नहीं, ये कोई ऑक्सो एसिड तो है नहीं, ये तो एक ऑक्साइड है। तो H2SO4 का मेटा एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, H2SO4 का। समझ में आया क्यों? If you remove the water from H2SO4, then it will be converted into SO3, and SO3 कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं है, वो तो एक ऑक्साइड है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लिया। पूरा अच्छे तरीके से H2SO4 का डायग्राम सीख लिया, सल्फेट आयन का डायग्राम सीख लिया, H2SO4 की प्रिपरेशन सीख ली कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। H2SO4 एक कलरलेस ऑयली विस्कस लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत लार्ज अफिनिटी फॉर वाटर रखता है ना, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लो वॉलेटिलिटी है। तो ये सब चीजें आपको मायने होनी चाहिए। अब बच्चों मेरी एक बात और समझें आप, मेरी एक बात ये है कि अगर हम चीजों को थोड़ा समझ के करने की कोशिश करें तो अगर मैं इसकी लो वॉलेटिलिटी ले लूं तो उसके कारण ये किसकी लो वॉलेटिलिटी, उसके कारण ये किसकी फॉर्मेशन करता है, HF की फॉर्मेशन करता है, HCl की फॉर्मेशन करता है, HNO3 की फॉर्मेशन करता है। अगर आप NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा HNO3, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपर फॉर्म में चली जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी
और ये क्या बना लेगा NaHSO4। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन के कारण सॉल्ट की फॉर्मेशन के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, यहाँ HNO3 वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, तो जब ये उड़ जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं NaCl की रिएक्शन H2SO4 से करा दूं तो ये हमारा बना देता है HCl और ये बना लेता है साथ में NaHSO4। एक रिएक्शन और है कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4, ये बना लेता है HF, साथ में बना लेता है CaSO। तो ये तीन रिएक्शन भी लो वोलेटिलिटी के कारण ये HNO3, HCl और HF की प्रिपरेशन करता है। एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कर लेना, सारी रिएक्शन नोट कर लेना, फिर मुझे बताना। अब जरा मेरी बात समझो, एक क्वेश्चन बहुत है, अगर मैं H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं, अगर मैं H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन में डालूं, अगर मैं H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं, तो अगर मैं H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन में डाल दूं तो ये कितने H देता है? 2 H देता है। पहली बार टूटेगा तो HSO4 और HSO4 माइनस देगा, बाइसल्फेट आयन देगा। इस केस में Ka1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 आती है, और अगर HSO4 को एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये एक और H आयन देगा और ये बना लेगा सल्फेट आयन। और इसमें आपको मैं बता दूं Ka2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 1.2 × 10⁻²। शायद ऐसे ही NCERT में दे रखा है, Ka2 की वैल्यू दे रखी है 1.2 × 10⁻² और Ka1 की वैल्यू दे रखी है 10। Ka1 शुड बी ग्रेटर देन 10 और Ka2 शुड बी 1.2 × 10⁻²। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन अराइज होता है कि K1 की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है K2 से, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? K1 की वैल्यू जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है K2 से, तो ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताता हूं, H2SO4 में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजी है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजी है तो आयोनाइजेशन आसान है। H2SO4 में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजी है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो इसमें से H आयन को निकालना आसान है, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन ना कहकर आयोनाइजेशन कह सकते हो, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। अगर आप H2SO4 में से रिलीज करते हैं प्रोटॉन, तो H2SO4 में से प्रोटॉन को आयोनाइज करना आसान है, जिसके कारण डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ज्यादा है, जिसके कारण डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। बट बच्चों ये जो बायसल्फेट है, इस बायसल्फेट के पास देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, और इस बायसल्फेट में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन, इस बायसल्फेट में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है, इस बायसल्फेट में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है, इस बायसल्फेट में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है, और जब बायसल्फेट में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है तो आयोनाइजेशन कम है, और अगर आयोनाइजेशन कम है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है तो आयोनाइजेशन कम है, और अगर आयोनाइजेशन कम है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है। तो जो जितनी आसानी से H आयन देगा उसका डिसोसिएशन ज्यादा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा। भाई ये क्यों नहीं देता? देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव H आयन को अट्रैक्ट करेंगे, वो इतनी आसानी से H आयन नहीं देंगे, जिसके कारण इसका डिसोसिएशन कम होता है, जिसके कारण इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में NCERT की तरफ से काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, NCERT इंडेक्स क्वेश्चन भी यही नोट कर लिया। बायसल्फेट में रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है, क्यों रिलीज ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट है? देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन कम होगा, जिसकी वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा। H2SO4 में से रिलीज ऑफ प्रोटॉन इजी है, जिसके कारण डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ज्यादा होगा।
अब बच्चों लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और वो लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ H2SO4। अच्छा, एक यूज तो आप जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। दूसरा आपको मालूम है फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, जैसे अमोनियम सल्फेट है ना, जैसे अमोनियम सल्फेट है ना। बच्चों डिटर्जेंट बनाने के काम भी आता है, बड़ा फेमस डिटर्जेंट है जो हम यूज करते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी काम आता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी काम आता है, पेंट वगैरह में भी काम आता है। बहुत सारे यूजेस हैं, यूजेस ऑफ H2SO4। कुछ मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा H2SO4 से। तो अगर आप H2SO4 बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। इसके 2 मोल में से अगर आप वाटर निकाल देते हैं तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्यों ना? 2 मोल में से वाटर निकाल देते हैं तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन अगर आप जोड़ देते हैं तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब मार्शल एसिड बन जाता है। समझ गए? ये एनसीईआरटी में 4 डायग्राम है, आप उनको ध्यान से करिएगा। तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ चीजें बताता चलता हूँ। H2SO4 के अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। इसके अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। इसके अंदर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और ये जो लिंकेज है इसको परऑक्सो लिंकेज बोलते हैं। कौन से लिंकेज बोलते हैं? परऑक्सो लिंकेज बोलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इसका नाम आप लोग जब थोड़ा फेमस है और वो नाम बड़ा याद रखिएगा, मार्शल एसिड है। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा, ओलियम है या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट H2SO4 है ना बच्चों। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। H2SO4 हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मुझे सेंड करिएगा नोट्स, है ना, फिर मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू बच्चों।